पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं और उसका चेक आपके पास है तो आप उसके अगेंस्ट एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास और क्या रेमेडी है, जैसे कमर्शियल कोर्ट एक्ट में सिविल सूट फाइल करने की उस व्यक्ति के खिलाफ जिससे आपने पैसे लेने हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं एक एडवोकेट हूं और फाउंडर हूं BNG लॉ एसोसिएट्स का। इंडियन गवर्नमेंट ने कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 पास किया है, जिसके अनुसार अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं तो उसके खिलाफ आप कमर्शियल कोर्ट एक्ट के हिसाब से केस फाइल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत स्पीडी और कारगर तरीका है पैसे रिकवर करने का। इस एक्ट के हिसाब से सबसे पहले आपको सेक्शन 12A कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन। प्री लिटिगेशन मीडिएशन में पहले दोनों पार्टीज को मीडिएशन यानी समझौते के लिए बुलाया जाएगा, और अगर दोनों पार्टीज का समझौता हो जाता है तो वहीं पे वो केस खत्म हो जाएगा। अगर वो समझौता नहीं हो पाता दोनों व्यक्तियों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच, तो आपको एक नॉन स्टार्टर रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके बाद आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिस्कस करनी बनती है, जो कि आपके पास कोई भी कोर्ट में केस फाइल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपके पास आपका एक लेजर होना चाहिए, उनकी दूसरी पार्टी की तरफ से अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए। कोई मेल्स पे अगर आपके बीच में कन्वर्सेशन हुई है तो वो होनी चाहिए। आपने जो बिल रिसीव किए हैं या अगर ट्रांसपोर्ट से माल भेजा है तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में केस फाइल करने, फाइट करने और जीतने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ चुके हैं, आपको नॉन स्टार्टर रिपोर्ट मिल चुकी है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने एडवोकेट को अप्रोच करना है, जो कि आपके बिहाफ पे कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगा, रिकवरी सूट फाइल करेंगे, जिसके अंदर आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ जाएगी कि जो आप कह रहे हैं पिटीशन में वो सब सच है। साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पोजेशन में हैं वो सारे कोर्ट में फाइल होंगे। आफ्टर दैट कोर्ट विल हियर यू, आपकी सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट को अगर आपका केस लगेगा कि ये केस बनता है तो वो ऑपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट को नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू होने के बाद जब डिफेंडेंट को वो नोटिस मिलता है, उस दिन से विदिन 30 days डिफेंडेंट इज सपोज टू फाइल हिज और हर रिटन स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट। याद रखिए, ये 30 days बहुत क्रूशल हैं, जो कि 120 days तक एक्सटेंड हो सकते हैं। उसके बियॉन्ड ये एक्सटेंड किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि इन एनी केस आउटर लिमिट ऑफ 120 days कैन नॉट बी एक्सीडेड। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा रिलीफ मांगना है कोर्ट से जो कि बहुत अर्जेंट नेचर का है, जैसे इंजंक्शन, या आप कोई स्टे मांगना चाहते हैं, तो आपको प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, स्टेटिंग देयरइन कि मुझे बहुत अर्जेंट रिलीफ की रिक्वायरमेंट है कोर्ट से, और इस वजह से कोर्ट आपका सेक्शन 12A की मैंडेटरी प्रोविजन को वेव कर सकता है, बट ओनली इन अर्जेंट सर्कमस्टांसेस। जब कोर्ट का नोटिस डिफेंडेंट को मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि विदिन 30 days विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 120 days, जिसमें डिफेंडेंट को रीजन बताने पड़ेंगे, उसके बाद डिफेंडेंट इज सपोज टू फाइल अ WS यानी रिटन स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट, जिसके साथ वो भी एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ फाइल करेंगे, और जो भी उनके पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसी वक्त WS के साथ ही कोर्ट में फाइल होंगे, जिसके बाद आपका मैटर, आपका केस एविडेंस की स्टेज पे मूव कर जाएगा, जिसमें पहले प्लेंटिफ फिर डिफेंडेंट दोनों अपनी तरफ से जो जो विटनेस एग्जामिन करना चाहते हैं या जो जो एविडेंस कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है लॉ का, ऑर्डर 38 CPC, जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। एज पर ऑर्डर 38 CPC, अगर प्लेंटिफ को कोई एप्रीहेंशन है कि डिफेंडेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल या बिफोर कंक्लूजन ऑफ केस सूट प्रॉपर्टी या अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देगा, जिसके वजह से आप अपना पैसा रिकवर नहीं करवा पाएंगे, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जिसमें आपको रीज़न लिखने पड़ेंगे कि आपको ऐसा एप्रीहेंशन क्यों है, जिसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच करने का।
याद रखिए ये अटैचमेंट कोर्ट के फैसले के बाद आने वाली अटैचमेंट से अलग है, क्योंकि इस केस में अटैचमेंट फैसला आने से पहले होती है। जब आपकी एविडेंस पूरी हो गई, डिफेंडेंट की एविडेंस कंक्लूड हो गई, उसके बाद कोर्ट आप दोनों की बहस सुनेगा, जिसके बाद कोर्ट विल प्रोनाउंस इट्स जजमेंट, यानी फैसला देगा। उस फैसले में अगर प्लेंटिफ केस जीत जाता है तो कोर्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और कॉस्ट, यानी जो आपका खर्चा हुआ है इन प्रोसेस ऑफ दैट केस, आपको अवॉर्ड किया जाता है। जिसके बाद अगर डिफेंडेंट आपको पेमेंट नहीं करता तो आपके पास राइट है ऑर्डर 21 CPC में एग्जीक्यूशन फाइल करने का। एग्जीक्यूशन के अंदर आप डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी, मूवेबल असेट, इमूवेबल असेट अटैच करवा के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बहुत ज़रूरी है आपको जाननी कि जब कोर्ट इनिशियली डिफेंडेंट को नोटिस इशू करता है और उस नोटिस को रिसीव करने के बावजूद भी अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता या अगर वो नोटिस को लेने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तब कोर्ट डिफेंडेंट को एक्स पार्टे प्रोनाउंस करके केस को आगे प्रोसीड करेगा, यानी आपकी तरफ के सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट परस्यू करेगा और उसके बेसिस पे ही फैसला देगा। यहाँ पे डिफेंडेंट का कोई रोल नहीं रह जाता क्योंकि वो एक्स पार्टे डिक्लेयर हो चुका है। याद रखिए ये केस टेक्निकल होते हैं नेचर में, इसमें लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है तो प्लीज़ अपने लीगल एडवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए और उनकी हेल्प से केस फाइल कीजिए। नो योर राइट्स एंड फाइट फॉर द ट्रुथ।